अध्याय के इस भाग में हम निम्नलिखित के बारे में पढ़ेंगे: लवण, सोडियम क्लोराइड और साधारण नमक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, क्रिस्टलन का जल। हमने लवण के बारे में अध्ययन किया था जब हम अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणों के बारे में सीख रहे थे। अब हम लवण के कुछ गुणधर्मों को देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण लवणों के बारे में भी जानेंगे। चलिए तैयार हो जाइए। हमने देखा था कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें सोडियम क्लोराइड लवण एवं जल प्राप्त होता है। मान लीजिए कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। क्या आप लवण का नाम बता सकते हैं? यह सोडियम सल्फेट होगा। हम देख सकते हैं कि NaCl और Na2SO4 में सोडियम आयन उभयनिष्ठ है। हम उन्हें सोडियम परिवार के लवण बोलते हैं। उसी तरह KCl और MgCl2 का उदाहरण देखें। क्या आप इन्हें भी क्लोराइड परिवार के लवण बोल सकते हैं? हाँ, हम इन्हें क्लोराइड परिवार के लवण बोल सकते हैं। क्या आप दिए गए लवण से अम्ल और क्षारक पहचान सकते हैं? आइए कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं CaSO4 के उदाहरण से। हम देख सकते हैं कि यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल से बना होगा। हम कह सकते हैं कि यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल से बना होगा। क्या आप जानते हैं कि लवण भी अम्ल, क्षार और उदासीन होते हैं? आइए देखें कि कैसे। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार वाले लवण उदासीन होते हैं और इनका pH मान 7 होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार वाले लवण अम्लीय होते हैं और इसका pH मान 7 से कम होता है। प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल वाले लवण क्षारीय होते हैं और उनका pH मान 7 से अधिक होता है। इसी तरह हम कुछ और उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड से मिलकर बनता है। एल्युमिनियम क्लोराइड, जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलकर बनता है। जिंक सल्फेट, जो जिंक हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से मिलकर बनता है। कॉपर सल्फेट, जो कॉपर हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से मिलकर बनता है। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लें। चलिए आपको एक गृह कार्य भी करना है। दिए गए लवणों के लिए संतुलित समीकरण लिखें। आप सभी साधारण नमक के बारे में तो जानते ही होंगे। यह हमारे घर में तो पाया ही जाता है और इसे हम अपने भोजन में रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। पिछले वीडियो में आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा सोडियम क्लोराइड के बनने का उदाहरण तो देखा ही था। सोडियम क्लोराइड को ही साधारण नमक के रूप में जाना जाता है। आइए अब हम सोडियम क्लोराइड के बारे में अध्ययन करते हैं। सोडियम क्लोराइड आता कहाँ से है? सोडियम क्लोराइड समुद्र के पानी से मिलता है। यह अन्य लवणों के साथ मिश्रित रूप में पाया जाता है एवं भूरे खनिज नमक के रूप में दिखाई देता है। खनिज नमक युक्त समुद्री जल को शुद्ध करके सफ़ेद नमक प्राप्त किया जाता है, जिसे हम साधारण नमक के रूप में जानते हैं। क्या आपको हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च याद है? आइए सोडियम क्लोराइड के कुछ उपयोग देखते हैं। सोडियम क्लोराइड के घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों में कई उपयोग हैं। यह हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए खाद्य नमक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण लवणों जैसे बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, विरंजक चूर्ण और ऐसे ही कई अन्य वस्तुओं के निर्माण में भी किया जाता है। आइए अब हम सोडियम क्लोराइड को कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाने वाले कुछ अन्य पदार्थों का अध्ययन करते हैं।
हमने अभी देखा कि सोडियम क्लोराइड का उपयोग विभिन्न उपयोगी उत्पादों को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। आइए अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाने वाला एक महत्वपूर्ण उत्पाद देखते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर-क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर, और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन कैथोड पर बनता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद उपयोगी होते हैं। चलिए एक बार दोहरा लें कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि क्लोरीन गैस एनोड पर उन्मुक्त होती है एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण होता है, और इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद उपयोगी होते हैं। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लें। आइए अब हम उपरोक्त प्रक्रिया से प्राप्त तीनों उत्पादों का उपयोग देखें। चलिए शुरू करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। इसका उपयोग धातुओं से ग्रीस हटाने में, साबुन और सर्फ बनाने में, कागज़ बनाने में एवं कृत्रिम फाइबर बनाने में किया जाता है। क्लोरीन, इसे जल की स्वच्छता एवं स्विमिंग पूल की सफाई में उपयोग किया जाता है। इसे पीवीसी पाइप, सीएफसीज एवं कीटनाशकों के निर्माण में भी उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन, ये ईंधन के रूप में उपयोग में लाया जाता है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया जाता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। अब हम विरंजक चूर्ण के निर्माण और उपयोगों को देखें। शुष्क बुझा हुआ चूना कल बदल ही देंगे क्योंकि CaOH2 कल मम्मी खाना पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण को हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। विरंजक चूर्ण को CaOCl2 से दर्शाया जाता है, यद्यपि इसका वास्तविक संगठन काफ़ी जटिल होता है। चलिए इसमें शामिल समीकरण को देखें, जो कि कुछ इस प्रकार है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। आइए अब हम विरंजक चूर्ण के कुछ उपयोग देखें। वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के कपड़े के विरंजन के लिए यह उपयोग में लाया जाता है। कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जे को ब्लीच करने के लिए भी यह उपयोग में लिया जाता है। लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए भी यह उपयोग में लाया जाता है। कई रासायनिक उद्योगों में यह एक उपचायक के रूप में काम करता है। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी इसे उपयोग में लाया जाता है। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लें। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर इसका निर्माण किया जाता है। खाना पकाते समय भी इसे गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। मम्मी ऊपर सो जा तू पलंग पर। आइए अब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कुछ उपयोग देखें। इसे बेकिंग पाउडर बनाने में उपयोग किया जाता है, जो बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल जैसे एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। बेकिंग सोडा के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। यह अधिकतर रसोई घर में उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं कि इसे कैसे प्राप्त किया जाता है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाव रोटी या केक में खमीर उठ जाता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाती है।
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, एंटासिड का एक संगठक है। क्षारीय होने के कारण ये पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। आइए अब हम साधारण नमक से प्राप्त एक और महत्वपूर्ण रसायन देखते हैं। आपने इसके बारे में घर में तो ज़रूर ही सुना होगा। इसे कहते हैं धोने का सोडा। आइए देखें कि हम धोने का सोडा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। धोने के सोडा का सूत्र है Na2CO3.10H2O। आपने पिछले वीडियो में देखा है कि बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। कृपया इसे कॉपी में नोट कर लें। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह भी एक क्षारकीय लवण है। कृपया इसे कॉपी में नोट कर लें। आइए धोने का सोडा के कुछ उपयोग देखते हैं। आपने पिछले वीडियो में धोने का सोडा के बारे में अध्ययन किया। क्या आपने इस वीडियो में कुछ नया देखा? हाँ, धोने के सोडे का सूत्र Na2CO3.10H2O के रूप में लिखा गया था। क्या ये सही है या कोई दो Na2CO3 और H2O के बीच एक प्लस का चिन्ह लगाना भूल गए हैं? चलिए अब हम पता लगाते हैं। आइए अब हम लवण की एक और महत्वपूर्ण गुणधर्म के बारे में जानने के लिए एक क्रियाकलाप देखेंगे। इस प्रक्रिया में हम कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को एक परख नली में गर्म करते हैं और हम देखेंगे कि गर्म करने पर नीले कॉपर सल्फेट का रंग सफ़ेद हो जाता है और परख नली में पानी की बूंदें नज़र आती हैं। अब परख नली में दोबारा से पानी डालेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि कॉपर सल्फेट का रंग फिर से नीला हो गया। चलिए अब चर्चा करते हैं कि इस क्रियाकलाप में हमने क्या देखा। नहा के सबसे पहले कपड़े सुखा के आना। गर्म करने पर सूखा लवण पानी के वाष्प को बाहर निकाल देता है और नीला रंग सफ़ेद रंग में बदल जाता है। जब हम फिर से पानी डालते हैं तो सफ़ेद रंग वापस नीला हो जाता है। क्रियाकलाप से आपने क्या समझा? कल दिया बंद। समझा। जो क्रिस्टल सूखे प्रतीत हो रहे थे उनमें वास्तव में जल के अणु थे। इस जल के अणु को हम क्रिस्टलन का जल कहते हैं। लवण की एक सूत्र इकाई में मौजूद जल के अणुओं को निश्चित संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4.5H2O होता है। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लें। अब हम इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे कि Na2CO3.10H2O सही लिखा गया था या नहीं। आइए अब हम एक अन्य उदाहरण देखते हैं जहां लवण में क्रिस्टलन का जल होता है। यह जिप्सम होता है। इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं। इसका सूत्र CSO4.2H2O होता है। चलिए अब इस लवण के उपयोग के बारे में पढ़ें। जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं, जिसका सूत्र होता है CaSO4.12H2O। क्या आपने यह नाम पहले भी सुना है? जी हाँ, आपने इसे डॉक्टरों को टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। आइए देखते हैं कि इसका उपयोग किया कैसे जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। CaSO4 के 2 इकाई सूत्र जल के एक अणु के साथ साझेदारी करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान एवं सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। पहला प्रश्न,
चलिए अब इसका सही उत्तर देखें। इसका सही उत्तर है सी। चलिए इस सही उत्तर का कारण जानें। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3.10H2O और बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCl। दूसरा प्रश्न, चलिए अब इसका सही उत्तर जानें। इसका सही उत्तर है डी। चलिए अब इसका कारण जानें। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ मिलाया जाता है तो यह जिप्सम नामक कठोर द्रव्य वाले पदार्थ में बदल जाता है। इसलिए फ्रैक्चर वाली हड्डियों को स्थिर रखने के लिए डॉक्टरों द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस उपयोग किया जाता है और इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4.12H2O। इस अध्याय में हमने जो कुछ भी पढ़ा है, चलिए उसका अब हम सारांश देखते हैं। हमने इस अध्याय में 3 विभिन्न प्रकार के यौगिकों के बारे में पढ़ा। वे यौगिक होते हैं अम्ल, क्षारक और लवण। सूचक हमें विलयन की प्रकृति के बारे में बताते हैं कि यह अम्ल है या क्षारक। चलिए अब देखते हैं अम्ल है या क्षारक। इसका पता करने के लिए 2 तरीके होते हैं। पहला, रंग में परिवर्तन पता करके, दूसरा गंध में परिवर्तन पता करके। रंग में परिवर्तन के आधार पर 2 सूचक होते हैं, प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक सूचक में होते हैं लिटमस पत्र और हल्दी, और संश्लेषित सूचक में मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। चलिए अब हम देखते हैं प्राकृतिक सूचक के बारे में। यहाँ पर सबसे पहला है लिटमस पत्र, नीला लिटमस पत्र और लाल लिटमस पत्र। यदि नीला लिटमस पत्र लाल में बदल जाए तो अम्ल होता है, और लाल लिटमस पत्र नीले में बदल जाए तो क्षारक होता है। उसी तरह दूसरा सूचक है हल्दी। हल्दी में विलयन डालने पर विलयन का रंग पीला हो जाए तो अम्ल, और यदि विलयन का रंग लाल हो जाए तो क्षारक। ये मेरे को मत बोल। चलिए अब संश्लेषित सूचक के बारे में दोहरान करते हैं। विलयन में मेथिल ऑरेंज डालने पर यदि लाल रंग आ जाए तो अरे तेरी और थाली तो पीला बहुत रंग अच्छी आ जाए लेती है। तो क्षारक। उसी प्रकार विलयन में फिनोफ्थलीन डालने पर यदि वह रंग रहित हो जाए तो अम्ल, और यदि वह गुलाबी हो जाए तो क्षारक। अब हम दोहरान करते हैं। गंध में परिवर्तन के आधार पर पता करते हैं अम्ल है या क्षारक। वो फूट जाएगी ना यहाँ पर हम तो। लेंगे प्याज का रस, वेनिला का मैं रस पढ़ाई कर रहा हूँ। और लौंग का तेल। हाँ। इन तीनों पर विलयन डालने पर यदि इनकी प्राकृतिक गंध बरकरार रहे तो वह अम्ल होते हैं, और यदि गंध चली जाए तो वह क्षारक मम्मी उस होते पे हैं। कुछ ऐसा मत पटकना, 7000 की चीज है वो। चलिए अब हम इनके गुणधर्म वो देखते वापिस हैं। अम्ल और क्षारक। अम्ल के गुणधर्म में हम सबसे पहला देखते हैं H+ आयन का उत्पादन करते हैं, और क्षारक OH- आयन का उत्पादन। दिमाग मत खा, सो जा तू अम्ल चुपचाप। स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षारक स्वाद पढ़ाई में कर रहा हूँ कड़वे मैं, सो होते जा। हैं। अम्ल विद्युत चालन करते हैं कहीं और नहीं क्षारक जाना। भी विद्युत चालन करते हैं। चलिए अब इनका वर्गीकरण देखते हैं, शक्ति के आधार पर और स्रोत के आधार पर। शक्ति के आधार पर हम देखते हैं अम्ल और क्षारक। अम्ल में होते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, और क्षारक में प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। प्रबल अम्ल में हम देखते हैं अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करते हैं, और दुर्बल अम्ल कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करते हैं। प्रबल क्षारक अधिक संख्या में OH- आयन उत्पन्न करते हैं, और दुर्बल क्षारक कम संख्या में OH- आयन उत्पन्न करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं स्रोत के आधार पर जैविक अम्ल और अजैविक अम्ल। जैविक अम्ल पौधों और जानवरों से प्राप्त होते हैं, और अजैविक अम्ल
पृथ्वी के खनिजों से प्राप्त होते हैं। जैविक अम्ल के उदाहरण में सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, और अजैविक अम्ल के उदाहरण में HCl और H2SO4। चलिए अब अम्ल की अभिक्रिया देखते हैं। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया में हमें मिलता है लवण और हाइड्रोजन। क्षारक के साथ अम्ल की अभिक्रिया से हमें प्राप्त होता है लवण और जल। धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया से हमें प्राप्त होता है लवण, जल। मेन तो वो मेरी पढ़ाई की वजह से आया है, नहीं तो वो धातु कीपे की हाइड्रोजन किताब में कार्बोनेट था। के साथ अम्ल की अभिक्रिया से हमें लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह धात्विक ऑक्साइड के रुक साथ जा अभी थोड़ी अम्ल की देर। अभिक्रिया से हमें प्राप्त होता है लवण और 5 जल। मिनट रुकेगी तो रुक जा 5 मिनट। अब हम देखते हैं क्षारकों की अभिक्रिया। धातु के साथ क्षारक की अभिक्रिया से हमें मिलता है लवण और हाइड्रोजन गैस, और अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्षारक की अभिक्रिया से हमें प्राप्त होता है लवण और जल। चलिए अब हम दोहरान करते हैं pH स्केल के बारे में। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने के लिए pH स्केल का उपयोग किया जाता है। यह स्केल 0 से 14 तक होता है। सार्वत्रिक सूचक का उपयोग करते हैं। यदि विलयन का pH 7 हो तो विलयन उदासीन होता है। यदि pH 7 से कम हो तो विलयन अम्लीय होता है, और यदि विलयन का pH 7 से ज़्यादा हो तो वह क्षारकीय होता है। उपयोग अनुमान लगाने के लिए किया जाता है कि यौगिक कितना अम्लीय है या क्षारकीय है। चलिए अब लवण के बारे में देखते हैं। पहला लवण है कास्टिक सोडा। इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका रासायनिक सूत्र है NaOH। दूसरा लवण जो हमने पढ़ा था वह है बेकिंग सोडा, जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCl।